ये उससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इस नेहरू परिवार का जब आदमी प्रधानमंत्री बनता है अपने ही लोगों की बलि लेता है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इस देश के एक बहादुर आदमी जिसने दुनिया में जाकर के चैलेंज किया, आपके नॉर्थ ईस्ट के इलाके को कब्जा लिया, 40,000 लोगों की फौज बनाई और 26,000 लोग उस फौज के मारे गए। और यहां गाना लता मंगेशकर गा रही हैं कि बिना खड़क बिना ताल दे दी हमें आजादी बिना ढाल के। 26,000 लोग सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के मारे गए थे, आजाद हिंद फौज के। 21 लाख लोगों को डिवीजन में मारा और पूरे मेरठ से लेके इस इलाके के अंदर सब जगह पेड़ों के ऊपर लाशें लटकी हुई थी। ये इतने लोग मरने के बाद अहिंसा से आजादी मिली थी आपको? ये नैरेटिव क्रिएट किया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर दूसरा इतिहास पढ़ाएंगे तो ये बौने लोग जो है सत्ता से बाहर आ जाएंगे जिन्होंने अंदर सांठगांठ कर रखी थी। मेरा गांधी जी से सिर्फ इतना ही कहना है, गांधी जी आपको सत्ता नहीं चाहिए थी, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना था, आपने देश में एक मुकाम प्राप्त कर लिया था, लोग आपकी बात पे यकीन कर रहे थे। आपने देश को एक वादा किया कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, लेकिन गांधी जी आप हमें कहीं लड़ते हुए तो नजर आते, कहीं धरना प्रदर्शन करते तो नजर आते कि आपने देश के बंटने के खिलाफ कोई धरना दिया, प्रदर्शन किया, आपने जिद अटली, आपने नेहरू जी को भी साइडलाइन कर दिया होता तो हम मानते कि आपने कुछ ईमानदारी से काम किया। लेकिन आप किस किस बात पे अड़ गए कि 14 में से 1 वोट नहीं मिला, कहा कि नेहरू की हार तो मेरी हार है। आपने उस जमाने के हाई मॉरल ग्राउंड लोगों के उस इमोशन को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने छोड़ दिया। पूछिए एटली साहब जब हिंदुस्तान आए थे, क्योंकि भारत को जब तथाकथित आजादी के दस्तावेजों पे साइन हो रहे थे तो सीआर एटली यहां आए थे आजादी के बाद में बंगाल में, और बंगाल में जो गवर्नर थे उस गुफ्तगू का पूरा जिक्र है, वो बातचीत जो उनके बीच में हुई है, इट्स अवेलेबल। उन्होंने पूछा गवर्नर साहब ने कि ऐसी क्या वजह थी, सब चीजें तो फिजिल आउट हो चुकी थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, आप भारत से क्यों गए? सीआर एटली का जवाब है कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमारे यहां फौजों में म्यूटनी हो रहा था और हम उस रोक पाने में असमर्थ थे, इसलिए दैट वाज द राइट टाइम कि हम अपना फेस बचा के निकल गए। लेकिन आपके मुल्क में जो इतिहास लिखा गया उसमें सुभाष चंद्र बोस एक वॉर क्रिमिनल है, उसमें भगत सिंह एक आतंकवादी है, यह आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। आपको लगता है कि पिछले 70 साल में जो हीरो बनाए गए उन हीरो को देख करके इस देश में कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, कोई भगत सिंह बनना चाहेगा, कोई वीर सावरकर बनना चाहेगा? क्योंकि आपने अपने सही हीरो को खत्म खुद कर दिया। इसलिए बौने दलाल पैदा हो रहे हैं, राजनीति में पैदा हो रहे हैं, सत्ता तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर लो। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग के अंदर, जहां 28 मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उसने कहा यह बात कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। यह ऑन रिकॉर्ड है, यह कल की बात है, कोई बहुत 5000 साल पुरानी नहीं है। इसलिए उस पार्टी को कोई शर्म नहीं आई, उनका इतिहास नहीं पूछा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस लार्जर कम्युनिटी को बचाने के लिए अपने 4-4, 5-5 साल के बच्चों को चिनवा दिया। आपने दिल्ली में उनको मार के बहुत बहादुरी का काम किया। एक कपूर कमीशन है, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये देश को नहीं बताया गया। महात्मा गांधी के मर्डर के बाद 1969 में एक कपूर कमीशन बना है, उसकी रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक की गई है। पूना में महात्मा गांधी के कत्ल से 3 दिन पहले उसमें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसकी एक वाइफ का कन्फेशन बयान है। वो ऑफिसर पूना से अपने घर से बाहर ड्यूटी पे गया हुआ था, उस लेडी ने बयान दिया है कपूर कमीशन के अंदर, और उसने कहा कि कुछ लोग उसके घर पे आए थे
और वो साहब से मिलना चाहते थे। साहब नहीं थे, उस जमाने टेलीफोन की सुविधा बहुत ज्यादा नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे रिटन उसमें लिखा है, वो भी कोई बड़ी अफसर थी, उसने कहा कि 3 दिन पहले महात्मा गांधी की हत्या से जो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि पुणे के अंदर ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और काफी लोग मारे जाएंगे क्योंकि गांधी जी की हत्या होने वाली है। ये 3 दिन पहले उसने कहा है। उस लेडी ने यहां तक कहा कि उस अफसर को उसने बता दिया था, जो उसका पति था। उसने दिल्ली भेजा। दिल्ली में किसने फाइल दबाई? ये कमीशन के बारे में नहीं बताया गया आपको। वो कमीशन की रिपोर्ट निकलवा लीजिए ना। वो छुपका दी, दबा दी। हो सकता है कि सामने हो नाथूराम गॉडसे, और गांधी जी की हत्या से 2 दिन पहले का उनका बयान देख लीजिएगा। ये सब कुछ अवेलेबल है। इन तथ्यों को देख करके देश में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम इस जनरेशन को सच तो पता चलेगा। उनकी हत्या से 2 दिन पहले गांधी ने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन है, इसे समाप्त कर दिया जाए। इसे एक स्वयंसेवी संस्था बना करके समाज में काम किया जाए। जिन लोगों को राजनीति करनी है कोई दल बनाए, अलग से करें। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये दल ही खत्म हो गया तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। उन्होंने गांधी जी को थ्रेट 2 बार किया और 2 दिन के बाद गांधी जी समाप्त हो गए। और कौन वहां खड़ा हुआ था? कैसे कैसे षड्यंत्र हैं आपके यहां। जाइए तो जरा बिरला मंदिर जाइए, तो इतिहास तो देखिए दिल्ली में जाकर के, क्योंकि हम सब लोगों ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है। और उस दौर के अखबार जो 1 या 2 हुआ करते थे, आज की तरह कोई 450 टेलीविजन नहीं थे। किसने सुना गांधी के मुंह से ये आवाज निकली, हे राम? किसने सुना था? ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि सिर्फ नेहरू जी को सुनाई दिया हे राम कह रहे थे। हाउ द क्रिएट द थिंग। आपने एक क्रिएट करा, लोगों की सिंपैथी हे राम, आखिर में उन्हें भी हिंदू बना दिया और चल रहे हैं। गांधी के बारे में कुछ मत कहना, कहते ही मुसीबत हो जाएगी। गांधी की पर्सनल लाइफ के बारे में विदेश में चर्चा हो रही है, उनके निजी जीवन के बारे में चर्चा हो रही है, वहां नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कॉर्नर करना हो तो 2 एजेंडे लेके खड़े हो जाओ कि आरएसएस तो वो पार्टी है, वो संगठन है जिसका गॉडसे जो था मेंबर था। और ये देखिए, ये तो वीर सावरकर के समर्थक हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। जैसे वो ये बोलते हैं, ये बेचारे डिफेंसिव हो जाते हैं। अब ये डिफेंसिव नहीं हो रहे, अब उनको संकट लग रहा है, इसे नया क्रिएट करो। तो इस बार क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा, जिसको तुमने हिंदू आतंकवादी क्रिएट किया था वही हम उसके खिलाफ उतार देते हैं, जो हिंदू आतंकवादी थ्योरी का जनक था। तो राजनीति में आदर्शवाद नहीं चलता है। हम ये कहें कि राजनीति एक अलग चीज है, तो राजनीति के जो नियम हैं वो आपको अच्छे लगे या ना लगे, आप उसी से आप जीत सकते हैं। जब आप आदर्शवादी थे, ये तमाम संघ के लोग होंगे यहां, इन्हीं का संगठन, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल ट्रेनिंग लोग लेते हैं, जाते हैं। मैं गलत कह रहा हूं साहब? मैं गलत कह रहा हूं? आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो चले जाते हैं राजनीति में। जब वो राजनीति में चले जाते हैं तो उनका अपना एक राजनीति के खेल है। ये क्या कर रहे थे बेचारे? ये 5000 साल पुरानी अपनी आदर्श समाज में बेचारे जी रहे थे कि जैसे हम ईमानदार हैं, दुनिया भी ईमानदार होगी, और अगर नहीं होगी तो हमको देख देख के हो जाएगी। 100 साल से बेचारे ये कर रहे थे। तो जो स्वयंसेवक यहां से जाकर के जब राजनीति करने जाता था तो थोड़े बहुत तो उसमें गुण रहते थे इनके। तो जब तक ये आदर्शवाद से लड़े तब तक पार्लियामेंट में ये 1 फूल 2 माली थे। लेकिन जब इनको समझ में आ गया कि फुटबॉल के ग्राउंड में हॉकी के नियम नहीं चलेंगे, तो जब इन्होंने नियम बदले तो अब हाहाकार मचा हुआ है। ये 2 घुमा रहे हैं भाई, ये 2 चला रहे हैं। तो आपको 5000 साल पुराने हथियार से आज के इस्लामिक आतंकवाद को आप सामना नहीं कर सकते। अपनी सोच को बदलना होगा,
अपने हथियार को बदलना होगा, अपने नैरेटिव को बदलना होगा, अपने लोगों को उस आदर्श समाज से बाहर निकालना होगा। वो आपका ख्वाब है कि जब आदर्श व्यवस्था हो जाए तो वैसे ही रहिएगा, लेकिन ये समाज आदर्श समाज नहीं है। जिनसे लड़ रहे वो आदर्शवादी लोग नहीं है।